हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एम फेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सेल साइकिल कंप्लीट की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के लेक्चर में जो कि हमारा सेकेंड लेक्चर है, उसमें हम एम फेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए प्लस पेन एंड कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप नोट्स बना सके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एम फेज। ठीक है, तो एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इसीलिए ये जो माइटोसिस फेज है, एम फेज है, उसको हम मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल कहते हैं, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. Since the number of chromosomes in the parent and progeny cell is the same, it is also called as इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो एम फेज है या माइटोसिस है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स, मतलब कि जो डॉटर सेल्स है उसमें क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करें तो उनमें जो है डिप्लॉइड सेल्स में आपको जो है 46 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से। और जब ये क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू, तो यहाँ पे ये जो डॉटर सेल्स हैं, यहाँ पे ये जो डॉटर सेल्स हैं, इनमें जो है क्या होता है, सेम जेनेटिक मटेरियल जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट सेल में भी आपका जो है 46 क्रोमोसोम है, और ये डॉटर सेल न्यूली फॉर्म सेल्स है, उसमें भी आपका 46 क्रोमोसोम है। इसीलिए यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, कि पेरेंट एंड डॉटर सेल्स में यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, इक्वल है। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ, though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, that is karyokinesis। ठीक है, तो माइटोसिस को स्टडी करने के लिए यहाँ पर जो माइटोसिस का पूरा प्रोसेस है, माइटोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, उसको हमने 4 स्टेजेस में क्या किया है, डिवाइड किया है। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages। ठीक है, तो ये जो माइटोसिस है उसको हमने 4 स्टेजेस में क्या किया है, डिवाइड किया है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ताकि हम समझ सकें। लेकिन ये जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्या है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, वो हमेशा होने वाला क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो वहां पर आप जो है एक क्लियर कट लाइन जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, कि ये जो भी 4 स्टेजेस हैं उनमें, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, तो ये जो सेल साइकिल सेल डिवीजन होगा, ये जो है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस की तरह होगा। आप यहाँ पे क्लियर कट डिवाइड नहीं करेंगे कि अच्छा यहाँ तक ये प्रोफेज है, यहाँ तक ये मेटाफेज है, यहाँ तक एनाफेज है। इस तरह से आप जो है क्लियर कट लाइन जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ, तो माइटोसिस के बारे में यहाँ पे क्या है, कि ये जो है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है, डिवाइड into 4 stages of the nuclear division। ठीक है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो 4 फेजेस हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन के यहाँ पे क्या है, फेजेस है। और न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चल नाउ, तो पिछले लेक्चर में हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। इंटरफेस में यहाँ पे क्या होता है, G1 फेज, S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, और G2 फेज के बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इमेज है, तो इस इमेज में ये जो ब्लू वाला जो पूरा सेक्शन है यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, G1 S फेज एंड G2 फेज। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए ही यहाँ पे जो है M फेज या माइटोसिस फेज होता है, जिसमें आपको यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस जो फेजेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का क्या होगा, यहाँ पे
डिवीजन होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पे जब आप सेल्स को देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है इंटरफेस, जब ये सेल जो है इंटरफेज में होगा, ग्रोथ फेज में होगा, ठीक है, ग्रोथ फेज आप कह लें इसी को, और हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं इंटरफेज को, ठीक है। तो उसमें जो है आपको जो है सेल जो है इस तरह से दिखाई देगा, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या है, क्रोमेटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्या है, क्रोमेटीन, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरफेज के बाद जब सेल जो है इंटरफेज से एम फेज में क्या करता है, एंटर करता है, तो वो सबसे पहले प्रोफेज में एंटर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाफेज आता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, फिर टीलोफेज के बाद यहाँ पे न्यू डॉटर सेल्स जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एस फेज या सिंथेसिस फेज है, इसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल तो डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने बहुत डिटेल से समझी थी, और ये चीज आपको जरूर से पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ओके। एस फेज के दौरान ही यहाँ पे एनिमल सेल में जो है डीएनए रेप्लिकेशन तो होता ही है, साथ ही यहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो एस फेज में क्या होता है, डबल होता है। तो अगर अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे 2C है G1 फेज में, तो एस फेज में वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, और G2 फेज में भी वो 4C रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो सेम ही होगा। वो कैसे होता है, जैसे 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, एक क्रोमेटिड है। यहाँ तक बात समझ में आई? और यहाँ पे ये जो बीच में है ये क्या है, सेंट्रोमियर, ओके। नाउ अब जब ये डुप्लीकेशन होगा, तो डुप्लीकेशन होगा तो इसी क्रोमोसोम में क्या बनेगा, यहाँ पे इसका जो है कॉपी जो है यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, कॉपी। तो और ये क्या होगा, इसी ये जो पुराना जो क्रोमोसोम है उसी से ही सेंट्रोमियर के थ्रू क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, दिस इज 1 क्रोमेटिड एंड दिस इज द सेकंड क्रोमेटिड विच इज द कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास, अगर ह्यूमन सेल में 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे 46 क्रोमेटिड होगा, 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड। लेकिन जब डीएनए का अमाउंट जब बढ़ जाएगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्रोमोसोम तो 46 हो जाएगा, और जैसे ही सारे जो 46 क्रोमोसोम है वो अपना कॉपी जो है अपने ही पास बना लेंगे, तो क्रोमेटिड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92, और सेम नंबर जो है G2 फेज में होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब क्या होगा, जब ये G2 फेज से जब ये सेल डिवाइड होगा, तो ये वाला जो, तो यहाँ पे ये जो है 1 डॉटर सेल में जाएगा, ठीक है, और ये जो हाफ वाला जो है वो सेकेंड डॉटर सेल में जाएगा, ये स्प्लिट होकर के। यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरह से जो है पेरेंट सेल जो है 46 क्रोमोसोम का होता है, डिप्लॉइड होता है, और जो न्यूली फॉर्म सेल्स होती हैं वो भी क्या बनती हैं, डिप्लॉइड सेल्स ही बनती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, प्रोफेज। Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phase of the interphase। तो ये जो प्रोफेज है वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस का या फिर एम फेज का क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, और ये इट फॉलोज द एस एंड जी टू फेज। इसका मतलब क्या है कि एस एंड जी टू फेज के बाद जो है ये प्रोफेज जो है आता है, ठीक है। और ये जो प्रोफेज होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, सबसे लंबा होता है, और ये एस एंड जी टू फेज के बाद आता है। In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। तो S and G2 फेज में क्या होता है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो S फेज है इसमें जो है अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि S and G2 फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, बन चुका होता है, ठीक है। बट ये क्या होता है, इंटरवाइंड होता है, ये क्या होता है, जाल की तरह इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंटरवाइंड होता है ये अलग से डिस्टिंक्ट नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, ये आपस में इस तरह से फंसे हुए होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है जो भी डीएनए मॉलिक्यूल एस एंड जी टू फेज में बना हुआ होता है वो नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं होते बट इंटरवाइंड होते हैं।
प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। तो यहाँ पे ये जो प्रोफेज है, ये यहाँ पे क्या है, प्रोफेज का एक की फीचर है कि यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिन। क्या है, क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर के, ये जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर के यहाँ पे क्या बनाएगा, आपका क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो है कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाना शुरू करता है। यहाँ पे इनिशिएशन होता है कंडेंसेशन का, कहाँ पे, प्रोफेज में। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन है जो इस तरह से नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, टेंगल्ड, ठीक है, उलझा हुआ जो प्रेजेंट है वो अनटेंगल्ड होना शुरू होता है। अनटेंगल का मतलब क्या होता है, वो सुलझना शुरू होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ओके, तो जैसे कि आप ये जो इंटरफेज का जो न्यूक्लियस है उसको देखें, तो यहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये जो नेटवर्क है इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। और क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने दिया था। और इन्होंने बेसिक डाई से इसको क्या किया था, डाई किया था। ये चीज हमने जो है सेल बायोलॉजी में पढ़ी है। ओके, अब जैसे ही प्रोफेज आएगा, तो प्रोफेज आएगा तो ये क्या होगा, क्रोमेटिन जो है कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाना इस तरह से स्टार्ट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ the centrosome, which had undergone duplication during S phase of interphase, now begins to move towards the opposite pole of the cell. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, सेंट्रोजोम है। क्या है ये, सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, दो जो है सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ी है। ये सेल बायोलॉजी का आपका जो है पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोजोम है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये क्या होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम जो है डुप्लीकेट होता है इन साइटोप्लाज्म। तो एस फेज में डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, और ये जो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो वो जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पे प्रोफेज में बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो अपोजिट पोल में क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन thus मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। ठीक है, तो उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे क्या क्या जाना कि क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में कंडेंस होना स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। ठीक है, इनिशिएट होता है, कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनिशिएशन। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम यहाँ पे ब्रैकेट में सेंट्रियोल, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो सेंट्री, ये क्या हो गया, वन सेंट्रियोल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंड सेंट्रियोल हो गया, जो कि इस तरह से परपेंडिकुलर राइट एंगल में 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों को टुगेदर एक साथ हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। तो ये जो सेंट्रोजोम है जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हो गया है, वो मूव टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। ठीक है, तो वो अपोजिट पोल की तरह क्या करता है, जैसे अगर ये सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, दो सेंट्रोजोम है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोजोम है, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से अपोजिट पोल की तरफ मूव करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे जो इवेंट्स है उसको हम देखते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो माइटोटिक क्रोमोसोम फॉर्म करने के लिए जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्रोमेटिन है, वो क्या करता है, कंडेंस होता है। Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो अर्ली प्रोफेज का जो है आपको यहाँ पे इमेज दिया गया है एनसीईआरटी में। अब ये जो अर्ली प्रोफेज है, यहाँ पे क्या है कि ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है, यहाँ पे क्रोमेटिन है, वो कंडेंस होकर के यहाँ पे क्रोमोसोम बनाना शुरू करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लेट प्रोफेज का जो है यहाँ पे इमेज दिया गया है। अब इस लेट प्रोफेज में आपको क्या दिखेगा कि ये जो क्रोमोसोम है इसमें आपको टू क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे। दिस इज वन एंड दिस इज दी, जो वहां पे आपको अदर लाइनिंग जो दिख रहा है वो सेकंड क्रोमेटिड वो है जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। और ये दोनों के दोनों आपस में यहाँ पे बीच से किससे अटैच होंगे, सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। इसका मतलब यहाँ पे टू क्रोमेटिड्स का मतलब क्या है कि पहले ये जो क्रोमोसोम था वो इस तरह से एक ही क्रोमेटिड जो है उसमें प्रेजेंट था। जैसे ही वो एस फेज में आया, इसने यहाँ पे सेकेंड कॉपी अपनी बना ली यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट क्रोमेटिड।
एंड दिस इज द सेकेंड क्रोमेटिड। ओके, तो इसीलिए आपको जो है लेट प्रोफेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो क्रोमोसोम है उसमें जो है 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं लेट प्रोफेज में 2 क्रोमेटिड्स, और 1 जो है सेंटर में आपको सेंट्रोमियर जो है देखने को मिलेगा, जो कि आपस में इस तरह से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन sorry, during interphase begins to move towards the opposite poles of the cell. Okay, each centrosome radiates out microtubules called esters. The two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus. Okay, so let me erase this part first. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो सेंट्रोजोम है, ये क्या करता है, ये जो सेंट्रोजोम है ये यहाँ पे क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है यहाँ पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन में, ठीक है। साइटोस्केलेटन के क्या होता है, टाइप होता है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोजोम है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर्स। अब यहाँ पे 2 एस्टर्स फॉर्म होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंट्रोजोम एंड 2 सेंट्रोजोम, ठीक है। तो यहाँ पे भी एस्टर्स है, यहाँ पे भी क्या है, एस्टर है। एस्टर्स यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो रेडिएट हो रहे हैं सेंट्रोसोम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब ये जो 2 एस्टर्स जो फॉर्म हुए हैं और ये जो स्पिंडल फाइबर है, इनको हम एक साथ टुगेदर हम क्या कहेंगे, माइटोटिक एपरेटस। क्या कहेंगे, माइटोटिक एपरेटस। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो सेंट्रोसोम है जो अपोजिट पोल में चले गए हैं, वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करेंगे, सिक्रीट करेंगे, जिसको हम एस्टर्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो माइटोटिक एपरेटस है, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो ये जो माइटोटिक एपरेटस हमने देखा, तो इसमें क्या आएगा, 2 एस्टर्स, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो 2 एस्टर्स फ्रॉम दी 2 सेंट्रोसोम, ठीक है, एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो ये दोनों को मिला करके हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको माइटोटिक एपेरेटस कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस इमेज। ओके, तो आपको ये जो एस्टर वाला जो पार्ट है और ये जो माइटोटिक एपेरेटस है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों जो है क्या क्या है, इनके डेफिनेशंस क्या है। Now, cells at the end of the prophase, even viewed under the microscope, do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus, and the nuclear envelope. तो ये जो सेल्स होती हैं प्रोफेज के एंड में, मतलब कि लेट प्रोफेज में जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सारे के सारे जो है डिसअपियर हो जाते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, कहाँ पे, लेट प्रोफेज में। ओके, तो यहाँ पे लेट प्रोफेज का फिर यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस इनटू विजिबल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ईच क्रोमोसोम में आपको 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स देखने को मिलेंगे एंड जॉइंट एट अ सेंट्रोमियर। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे क्या है, ये जैसे ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड। अब एस फेज के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंडेंसेशन, नॉट कंडेंसेशन, यहाँ पे ये दूसरा जो है क्रोमेटिड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो दोनों क्रोमेटिड है आपस में, इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इसीलिए प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा कि हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है और वो सेंट्रोमियर से क्या है, जॉइंट है। सेंट्रियोल मूवमेंट, तो जो है मूव टू अपोजिट पोल्स इन एनिमल सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है। स्पिंडल फॉर्मेशन, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स आर बिटवीन सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो बिटवीन सेंट्रियोल्स के बीच में आपको माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म जो है देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियोलस डिसअपीयरेंस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोलस होता है, वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। मार्क्स द ट्रांजिशन टू लेट प्रोफेज टू प्रोमेटाफेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेट प्रोफेज है, इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवलप है।
तो ये आपको डिसइंटीग्रेटेड टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट प्रोफेज। नाउ अब हम मेटाफेज की बात करते हैं। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप का, ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट, यहाँ पे ये थोड़ा ही डिसइंटीग्रेट हुआ है, पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है लेट प्रोफेज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफेज में जब ये जो सेल है और ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तब हम उसको क्या मानेंगे, स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज विच इज मेटाफेज। Hence, the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell. तो इस तरह से फिर जो पूरा जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। By this stage, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. तो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का जो बनना है, वो जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस देन is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेज में जब हम क्रोमोसोम को हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम का क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, at this stage metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में आपको इस तरह से जो है क्रोमेटिड जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्रोमोसोम में दिस इज दी वन क्रोमेटिड एंड दिस इज दी सेकेंड क्रोमेटिड, और दोनों क्रोमेटिड को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो वन क्रोमोसोम में आपको टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है, टू क्रोमेटिड्स देखने को मिलेंगे जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। और ये जो मेटाफेज है इसमें हम क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है उसको उसकी हम अच्छे से स्टडी करते हैं। नाउ small disc shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क, यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है उसके साइड में यहाँ पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट्स ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो काइनेटोकोर है, इससे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आकर के यहाँ पे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आकर के यहाँ पे क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ऐड होंगे, और फिर इनको जो है ये जो क्रोमोसोम है इनको जो है वो पोल की तरफ खींचने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, तो नाउ हेंस Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मेटाफोर्स है वो कैरेक्टराइज होता है कैसे, कि ये जितने भी क्रोमोसोम हैं वो क्या करते हैं, वो इक्वेटर पे आते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको जो क्रोमोसोम दिख रहे थे प्रोफेस लेट प्रोफेस के टाइम पे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वेटर पे आते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये जो ये और ये दिस एंड दिस साइड इज द पोल, तो यहाँ पे ये जो साइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर। तो यहाँ पे जो मेटाफेज है वो कैरेक्टराइज क्यों हुआ है, कि ये जितने भी क्रोमोसोम है सारे के सारे जो है इक्वेटर पे आते हैं, ठीक है, और अलाइन होते हैं। और ये जितने भी क्रोमोसोम है वो काइनेटोकोर से क्या होते हैं, ये जितने भी क्रोमोसोम है उनके जो काइनेटोकोर हैं वो स्पिंडल फाइबर से यहाँ पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम में आपको जो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे काइनेटोकोर। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ the plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as the metaphase plate। The key feature of the metaphase are,
ठीक है, तो यहाँ पे द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, तो जैसे कि आप ये जो मेटाफेज, ये जो बी स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या है, सारे के सारे क्रोमोसोम जो है एक लाइन में यहाँ पे इक्वेटर पे क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट बना है इसको मैं क्या कहूंगी, मेटाफेज प्लेट कहूंगी। क्या कहूंगी, मेटाफेज प्लेट कहूंगी। यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो ये जो मेटाफेज प्लेट है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं। तो ये जो मेटाफेज प्लेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या है, अरेंज होते हैं। नाउ स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या है, की फीचर ऑफ मेटाफेज दिया गया है कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अटैच होते हैं किससे, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी लेटरल साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through the spindle fibers to both poles. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो मूव करते हैं, मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन। ठीक है, मूव करके वो क्या करते हैं, इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ अब हम देखते हैं कि मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है। इट इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस। ठीक है, क्रोमोसोम अलाइनमेंट होता है यहाँ पे अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट, द मिडिल ऑफ द सेल में। स्पिंडल अटैचमेंट, तो स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। तो काइनेटोकोर से यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो मेटाफेज में क्या हो रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो जो मेटाफेज है उसमें जो ये जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। क्रोमोसोम विजिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड एंड क्लियरली विजिबल, बेस्ट फॉर द कैरियोटाइप स्टडी। कैरियोटाइप स्टडी हम किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कैरियोटाइप स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को आसानी से पढ़ सकते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द मेटाफेज। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनाफेज। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and then two daughter chromatids, now referred to as the daughter chromosome of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite poles. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम जो है मेटाफेज प्लेट में जो अरेंज थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है वो अरेंज है, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिट हो जाएगा तो एक जो क्रोमोसोम है, इस तरह से ये दोनों जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, किसमें, एनाफेज में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इनके की इवेंट्स की बात करें, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो यहाँ पे ये जो ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, स्प्लिट होगा। स्प्लिट होकर के ये जो है एक क्रोमोसोम यहाँ पे और ये दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ as each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge, with the arms of the chromosome trailing behind. Okay, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये क्या है, क्रोमोसोम है जो कि मेटाफिजिक प्लेट में क्या था, अरेंज था, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर अटैच हो जाए, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट होकर के ये जो क्रोमेटिड है वो क्या होगा, अलग होगा, और ये जो क्रोमेटिड है वो क्या होगा, अलग होगा। और ये दोनों के दोनों जो है अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये इस तरफ मूव करेगा और ये जो क्रोमेटिड है वो इस तरफ मूव करेगा। अब स्प्लिट होने के बाद जो क्रोमेटिड अलग हुए उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों क्रोमोसोम बनेंगे, ये स्प्लिट हुआ। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद ये यहाँ पे ये एक हुआ और ये दूसरा क्रोमोसोम। तो अब ये जो है एक डॉटर न्यूक्लियस में जाएगा और ये जो है दूसरे डॉटर न्यूक्लियस में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम स्प्लिट होकर के, ठीक है, जो क्रोमोसोम स्प्लिट हुए हैं उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डॉटर क्रोमोसोम ऑफ दी फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। उसके बाद ये जो क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल। तो एनाफेज में यहाँ पे आपको दो ही चीज देखने को मिलेंगी, क्या, कि यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रही है
और जो स्प्लिट होने के बाद जो क्रोमेटिड्स अलग हुए हैं, जिसको हम जो डॉटर सेल्स हैं, उनके जो हम डॉटर क्रोमोसोम्स कह रहे हैं हम, ठीक है? वो क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जब हम क्रोमोसोम पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी में, तब वहां पे कुछ शेप्स दिखाई दिए थे हम लोगों को, ठीक है? सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर हमने क्रोमोसोम को क्या किया था, डिवाइड किया था। अब डिवाइड किया था तो वहां पे हमको जो क्रोमोसोम है वो कोई कोई क्रोमोसोम जे शेप का दिख रहा था, आई शेप का दिख रहा था, ठीक है? तो वो सारे जो शेप हैं, जब ये जो क्रोमेटिड है वो जब एक अपोजिट पोल में मूव करते हैं, तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम के क्या दिखते हैं, हमें शेप्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है? तो वहां पे जो भी शेप्स हमने पढ़े थे वो कौन से फेज में हमको दिखाई देता है, एनाफेज में। यहाँ तक बात समझ में आई? क्रोमोसोम का डिटेल स्टडी हम कहाँ पे करेंगे, मेटाफेज में करेंगे, जो भी मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन वहां पे जो शेप जो दिखाई दे रहे थे हमको, एल शेप, जे शेप, आई शेप, ठीक है? जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो उन सबके शेप जो है हमको कहाँ पे दिखाई देंगे, एनाफेज में दिखाई देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ, तो यहाँ पे की इवेंट्स क्या क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो जाती हैं। मूवमेंट टू पोल्स, फिर ये अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेंगी। स्पिंडल शॉर्टनिंग, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर जब ये मेटाफेज में थे तो यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर थे, ये क्या थे, बहुत बड़े थे, ठीक है, लॉन्ग थे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये जो क्रोमोसोम है ये फिर से वो पोल की तरफ जब मूव करने लगेंगे, तो यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्पिंडल शॉर्टनिंग। स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, पुलिंग दी क्रोमेटिड्स अपार्ट। सेल इलोंगेशन, सेल बिगिंस टू इलोंगेट टू प्रिपेयर फॉर डिवीजन। तो सेल यहाँ पे इलोंगेट होना शुरू होता है, ताकि ये क्या करे, डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो सके, साइटोकाइनेसिस के लिए। नाउ, अब यहाँ पे फोर्थ फेज आता है, टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज, द chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. Okay, तो यहाँ पे टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है जो कि कहाँ पे पहुंच गए हैं, रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच गए हैं, वो क्या होते हैं, फिर से डीकंडेंस हो जाते हैं। ये क्या होगा, क्रोमोसोम क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होंगे, डीकंडेंस। डीकंडेंस होकर के ये फिर से वो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या कर लेते हैं, फिर से फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, टीलोफेज में क्या क्या हो रहा है। नाउ, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, एंड each set of chromatin material tends to collect each of the two poles, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम का जो हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो वो जो क्रोमोसोम है वो अपने इंडिविजुअलिटी खो देता है टीलोफेज में, और ये जो है अपोजिट पोल की तरफ क्या करता है, मूव करने लगता है। यहाँ पे की इवेंट्स क्या क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स। तो क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल पर क्लस्टर यानी कि एक ग्रुप बना करके इकट्ठा हो जाते हैं। एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, और इनका जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और वो क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ, इस टेलोफेज में आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, जैसे कि ये जो सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है क्रोमोसोम जो है यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम हुआ, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो इस तरह से क्या होगा, फिर से बनना शुरू होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप। ओके, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रीफॉर्म। तो यहाँ पे टीलोफेज में ही न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जितने भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं, रीफॉर्म, फिर से जो है यहाँ पे वो बनने लगते हैं। तो टीलोफेज में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होकर के फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क बनाता है, उनके अराउंड उनके चारों तरफ जो है न्यूक्लियर इन्वेलप जो है फॉर्म होता है, और अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो फिर से बनते हैं, रिफॉर्म होते हैं टीलोफेज में। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ, अब जो है कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, ठीक है? तो ये क्या था, इंटरफेज था। ये क्या था, यहाँ पे प्रोफेज था। ये क्या था, यहाँ पे
ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफेज का पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनाफेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टीलोफेज, और ये क्या हो जाएगा, न्यू डॉटर सेल्स हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन। अब जब न्यूक्लियस का डिवाइड हो गया है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये जो साइटोकाइनेसिस है ये क्या है, सेपरेशन और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, एंड सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस के बाद ही आपका ये जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट कहलाएगा। Now, mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter cells, nuclei, that is karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइटोप्लाज्म है उसमें सिर्फ जो है सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऑफ डॉटर न्यूक्लाई नहीं होता, मतलब कि माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही नहीं होता, बल्कि जो सेल जो है वो खुद अपने साइटोप्लाज्म को क्या करता है, डिवाइड करता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और तभी जो है ये जो सेल डिवीजन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। In an animal cell, this is achieved by a appearance of furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cytoplasm into two. तो यहाँ पे क्या, किसके यहाँ पे हमने हमको जो है एनिमल सेल में अलग तरह का साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा और प्लांट सेल में अलग तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप टीलोफेज में ही ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, फरो। तो ये जो एनिमल सेल्स हैं उनमें आपका जो है सेल में क्या बनेगा, यहाँ पे फरो, खांचा आप जिसको बोल सकते हैं, खांच, गड्ढा गड्ढे जिसको आप बोल सकते हैं, फरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है फरो जो है बनेगा, और तब तक ये जो है इधर बढ़, इस तरह से ये क्या होगा, इधर बढ़ते ही जाएगा जब तक कि ये जो सेल है वो डिवाइड नहीं हो जाता। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, कि किस तरह से जो है एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें फरो का फॉर्मेशन होगा, वो डीपेंस होगा जब तक कि वो जो है सेंटर पे ज्वाइन नहीं हो जाता और साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड नहीं कर देता। ठीक है, तो फरो फॉर्मेशन से एनिमल सेल का जो है साइटोकाइनेसिस होता है। अब हम यहाँ पे प्लांट का देखेंगे। Plant cells, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. ठीक है, तो प्लांट सेल यहाँ पे जो है कवर्ड होता है किससे, सेल वॉल से, ठीक है, जो कि इनएक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंट नहीं होता है, वो रिजिड होता है। Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. इसीलिए ये जो प्लांट सेल्स हैं वो जो है साइटोकाइनेसिस में डिफरेंट मेथड जो है, डिफरेंट मैकेनिज्म जो है यूज करते हैं। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होगा, सेंटर में जो है जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट्स द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, और फिर यहाँ से वो क्या करेंगी, ये बीच से स्टार्ट होकर के वो लेटरल वॉल्स की तरफ इस तरह से जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्शन बना सकते हैं कि कैसे जो है सेल वॉल फॉर्मेशन सेंटर पे स्टार्ट होता है प्लांट सेल्स में, और वो जो है क्या करती हैं, यहाँ पे सेंटर में स्टार्ट होकर के जो एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल का मतलब ये जो साइड वॉल है उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेटरल वॉल कह रहे हैं, वहां तक वो जो है अ, बनती हुई जाती है। The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cell. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, सेल प्लेट के बारे में। तो ये जो सेल प्लेट है वो क्या करता है, सेंटर पे फॉर्म होता है डिवाइडिंग सेल के, एक्सपेंड्स टुवर्ड्स दी, ठीक है, एक्सपेंड्स आउटवर्ड, आउटवर्ड की मतलब बाहर की तरफ ये क्या होती है, एक्सपेंड होती है, फैलती है, फ्यूजेस विद दी एग्जिस्टिंग लेटरल साइड, तो ये जो क्या करती है, लेटरल साइड में वो फ्यूज होती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे लास्ट में पहुंचती है लेटरल साइड के, तो वैसे ही ये जो पेरेंट्स प्लांट सेल है उसको टू डॉटर सेल्स में क्या कर देती है, बदल देती है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ अब ये जो सेल प्लेट है, सेल प्लेट एंड मिडिल लेमेला के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
तो ये जो सेल प्लेट है वो प्रिकर्सर होता है या अर्ली स्टेज होता है न्यू सेल वॉल का। ठीक है, तो ये जो सेल प्लेट है वो क्या होता है, न्यू सेल वॉल का प्रिकर्सर होता है। मतलब यही जो सेल प्लेट है इसी से ही जो सेल वॉल है वो फॉर्म होगा। इट लेटर डेवलप इनटू मिडिल लैमेला। तो ये जो सेल प्लेट है बाद में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है, विच एक्ट एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ द और टू एडजेसेंट सेल। तो हमने जो है सेल बायोलॉजी में जब सेल वॉल पढ़ रहे थे तो वहां पे मिडिल लैमेला का जो है, मिडिल लैमेला के बारे में एक छोटा सा ग्राफ आया था। और उस मिडिल लैमेला और उसमें क्या लिखा था कि ये जो मिडिल लैमेला है वो नेबरिंग सेल्स के लिए सीमेंट का काम करती है, ग्लू का काम करती है, वो एक दूसरे को चिपका करके रखती है। और ये किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। किस चीजों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। ठीक है, ये जो मिडिल लैमेला है वो। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो मिडिल लैमेला वो क्या हो जाएगा, शेयर्ड बाउंड्री बिटवीन टू डॉटर सेल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर पे सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है और ये आउटवर्ड इस तरह से ग्रो करेंगे जब तक कि वो लेटरल साइड से ना मिले। अब यहाँ पे ये क्या करे, सेल वॉल को जो है लेटरल साइड में यहाँ पे ये क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब ये जो दोनों सेल्स हैं वो आपस में इस तरह से ग्लू होंगे, ठीक है, चिपके हुए होंगे। तो वो किसकी वजह से होगा, मिडिल लैमेला की वजह से होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ at the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पर देखो जो टीलोफेज है, यहाँ पर ये जो टीलोफेज है इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो फॉर्म हो गए हैं, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सारे फॉर्म हो गए हैं। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे वो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है ये सब क्या होते हैं, डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, बांटे जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, तो उससे रिजल्ट इनको क्या मिलता है कि यहाँ पे जो सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसीशियम दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये सेल है, सेल में ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, एक यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, डिवीजन वन। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ लेकिन जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर जो डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस है वो तो हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर दो से कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, चार न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर इसी तरह से हुआ तो चार से कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, या फिर हम क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, सिंथीसियम। ठीक है, और ये जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट होता है, जो कोकोनट वाटर जो होता है। ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, तो ये जो कोकोनट वाटर होता है वो सिंथीसियम कंडीशन में होता है, उनके जो सेल्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो उसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता जा रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेल साइटोकाइनेसिस के बारे में हो गया कि किस तरह से यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को और हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। और ये जो है डिप्लॉयड सेल्स में ही क्या होती हैं, माइटोसिस जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही होती है। However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divided by mitosis। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, 2n में जो सेल्स होंगी, 2n में जो सेल्स होंगी उन्हीं में ही जो है माइटोसिस का जो है प्रोसेस होगा। ठीक है, ये इन जनरल है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने देखा था, लोअर प्लांट्स हो गए, कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मेल हनी बी। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे आप लिख लीजिए मेल हनी बी। तो इसमें भी क्या होता है, हैप्लॉइड सेल में ही
माइटोसिस हो करके यहाँ पे जो है मेल हनी बी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इन जनरल यहाँ पे डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होगा, लेकिन जो लोअर प्लांट्स है और कुछ सोशल इंसेक्ट है जैसे कि मेल हनी बी जो है, उनमें जो है जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, उनमें जो है माइटोसिस हो जाएगा। It is very essential to understand the significance of this division of life to of an organism. ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो माइटोसिस जो डिवीजन होता है, ठीक है, उसका बहुत ही अच्छा जो है बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट? ठीक है, नाउ माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस का ये जो है बहुत ही अच्छा जो है की फीचर है, यूनिक फीचर है कि जो भी डिप्लॉइड डॉटर सेल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइडेंटिकल होता है। क्या होता है? आइडेंटिकल। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है एक्सेप्ट कुछ लोअर प्लांट्स एंड सोशल इंसेक्ट को छोड़ करके। और ये क्या करता है, टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। तो यहाँ पे ये 2n का यहाँ पे क्या है, सेल है, पेरेंट सेल है, ये डिवाइड होकर के यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो ये और ये यहाँ पे ये जो पेरेंट एंड डॉटर, जो डॉटर सेल है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल क्यों होंगे? देखो, यहाँ पे ये जो पेरेंट सेल है, इसमें जो है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बना था, ये जो डीएनए बना था, ठीक है, तो इसी डीएनए का ही तो यहाँ पे क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो रेप्लिकेशन हुआ तो एक डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो इसमें चला गया और एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है इसमें चले गया। क्या यहाँ पर कोई भी चेंजेस हुए? क्या नहीं हुए। जो डीएनए पेरेंट सेल में था उसका वहां पे कॉपी बन गया, जस्ट एग्जैक्ट कॉपी। और वहां पे फिर डीएनए के 2 कॉपीज होंगे, एक कॉपी जो है एक सेल में आ गया, दूसरा कॉपी जो है दूसरे सेल में आ गया। तो इस तरह से जो भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है, उनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो पेरेंट सेल से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो भी यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की वजह से ही होता है। जैसे कि कोई ह्यूमन बच्चा है, ठीक है, ह्यूमन बेबी है, वो छोटा होता है, छोटे से वो क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रो करता है। अब ग्रो करता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइटोसिस की ही प्रोसेस होती है। जैसे कि अगर आपकी स्किन में कट लग जाए तो, और हमारा जो स्किन है वो सोमेटिक सेल में आता है, सोमेटिक सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो स्किन में कट लग जाएगा तो वहां पे माइटोसिस ही परफॉर्म की जाएगी, माइटोसिस परफॉर्म की जाएगी, तभी वहां पे स्किन जैसा ही सेल जो है वहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोसिस। नाउ cell growth result in the disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. Okay, तो सेल जो है, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। तो यहाँ पे ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल क्या करता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है वो क्या करता है, जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, रेशियो होता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो सेल्स के लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो क्या कर ले, अब डिवाइड, यहाँ पे डिवीजन कर ले। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर कोई सेल कहेगा कि नहीं मैं नहीं डिवीजन नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता, तो ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड रेशियो सी क्या है, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इन अ सेल। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जैसे ही ये इनका जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ता है या डिस्टर्ब होता है, वैसे ही ये सेल जो है क्या करने चल जाती है, डिवाइड करने चलती है। A very significant contribution of mitosis is cell repair. तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्या होता है माइटोसिस का, कि वो क्या करता है, सेल रिपेयर करने का काम करता है। जैसे उन पे कट लग गया, इंजरी हो गया, the cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of gut and blood cells and
आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। तो यहाँ पे जो इपिडर्मिस सेल होता है, इपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊपरी जो लेयर होता है सेल्स को, उसको हम इपिडर्मल सेल्स कहते हैं। लाइनिंग ऑफ गट, तो जो भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है, और जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे जो ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज का होता है। तो 120 डेज में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो नई फॉर्म होती है, वो रिप्लेस होती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की वजह से। Mitotic divisions in the meristematic tissues, the apical and the lateral cambium result in continuous growth of plant throughout their life. तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ओके, एंड दैट रिजल्ट्स इन दी कंटिन्यूअस ग्रोथ इन प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, इसी कैम्बियम की वजह से जो प्लांट है वो लाइफ टाइम क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, जिसको हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हमने क्या क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होंगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो भी डिप्लॉइड डॉटर सेल्स होंगे उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइडेंटिकल होगा पेरेंट सेल से। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है उसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड इट मेंटेन्स दी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रखता है कौन, माइटोसिस। जैसे ही अगर वो ज्यादा हुआ, डिस्टर्ब हुआ, ज्यादा सेल इंक्रीज हुआ, तो वो क्या करेगा, डिवाइड होने के लिए चला जाएगा। हेल्प्स इन सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे ये जो सिग्निफिक माइटोसिस है ये क्या करता है, सेल रिपेयर का काम करता है, रिप्लेस करता है सेल्स को। इन प्लांट्स माइटोसिस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लांट्स में जो है माइटोसिस होता है, जो कि कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस के फेजेस में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।